वेलकम एवरीवन, सफलता टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शामली कात्यायन। एक बार बाबा रणछोड़ दास ने कहा था कि बेटा, मार्केटिंग वो नहीं जो आप बेच रहे हो, मार्केटिंग वो नहीं है जो आप बेच रहे हो, बल्कि उसके पीछे की कहानी मार्केटिंग है। तो अब वो कहानी लोगों तक कैसे पहुंचेगी, या लोग उस कहानी से कैसे रिलेट होंगे, या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी चीजें आज कहां से कहां आपको लेके जा सकती हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या जुड़ी चीजें हैं, कितनी कड़ियां उससे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस तरह के सारे तमाम सवालों के जवाब आज के हमारे गेस्ट देंगे। तो आज के हमारी गेस्ट कोमल बेद है। कोमल सीईओ है कोको कम्युनिकेशन की, और आई थिंक आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आज के इस सेशन में आई एम श्योर वो क्लियर करेंगे। सो कोमल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सफलता टॉक में। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन शामली। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये प्रेजेंट करने के लिए, और आपने इनवाइट किया मेरे को इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड टू बिगिन दिस टॉक। आई थिंक हम लोग भी एक्साइटेड हैं, और हम लोगों से ज्यादा एक्साइटेड आई थिंक स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ जुड़ रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। सो जैसा मैंने अभी शुरुआत में बोला कि रणछोड़ दास बाबा जी ने कहा है कि मार्केटिंग वो है जो आप बेच रहे हो, वो नहीं है, बल्कि उसके पीछे की कहानी है, क्योंकि कहानी लोगों बिल्कुल बिल्कुल आती है। तो आप इससे कितना ज्यादा एग्री करते हो? 100%। आई थिंक जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं और हम ब्रांड्स की बात करते हैं, तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट जो हमारी टीम में जो हम एक एक जो मोटो होता है टीम का, तो वो हमारा यही कि हर ब्रांड एक इमोशन रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो उसी इमोशन के अराउंड हम स्टोरी वीव करते हैं और उसी चीज को हम प्रेजेंट करते हैं अपने ऑडियंस तक। सो आई थिंक 100% आई अग्री विद बाबा रणछोड़ दास। यस। या सो कोमल, आपकी अपनी एक कंपनी है कोको कम्युनिकेशन, और सक्सेसफुल हो चुकी है वो। आप उसको नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं, हम सबकी आपकी दुआ है कि आप कंपनी थैंक को यू। ज्यादा आगे लेके जाएं। मगर उस कंपनी को शुरू करने का आइडिया आपके पास कैसे आया? आई मीन उसके पीछे का प्रोसेस क्या था? और क्योंकि आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग में वुमेन्स थोड़ी कम है, जहां तक अगर हम लोग बात करें, थोड़ी कम है। तो आप उस लाइन में अभी कैसे आए हो? आई मीन आपकी उसके पीछे की इंस्पिरेशन जर्नी, फुल ऑन जो भी फेलियर सक्सेस जो रहा है, वो कैसा रहा है अब तक का? तो मैं शुरू से शुरू करूं अगर कहानी, तो इसमें ऐसा है कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ। तो मैंने अपने बीकॉम के बाद मैंने एमबीए किया, और एमबीए मैंने उसका स्पेशलाइजेशन जो है वो मैंने मार्केटिंग में किया। ठीक है, तो मेरा मेजर्स रहा है मार्केटिंग और मेरा माइनर्स रहा है एचआर। तो वहां से मार्केटिंग की शुरुआत कह सकते हैं कि हुई है। उसके बाद फिर मैंने एसोसिएट किया था 2 स्टार्टअप्स के साथ यहीं अहमदाबाद में। आई वाज वर्किंग विद कपल ऑफ स्टार्टअप्स, और वहां पे जो एक स्टार्टअप की जो चैलेंजेस होती है वो हमेशा बजट को लेके कंस्ट्रेंट रहते हैं। ठीक है, तो कि एक आपका आइडिया बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन आप ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक आप उनको बताओगे कैसे? राइट। तो आई थिंक वहां जब हम लोग मार्केटिंग प्लान बनाने बैठते थे, और हमारे पास जो ऑप्शंस रहते थे कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम होर्डिंग करें, हमारे पास ऑप्शन है हम न्यूज़पेपर करें या हम डिजिटल करें। ठीक है, तो इसमें जब हम बजट्स लेके बैठते हैं और जब हम सामने पेपर पे रखते हैं कि ओके, ये अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इतना बजट चाहिए, और डिजिटल करते तो ये चाहिए। सो हमेशा हम डिजिटल की तरफ हम ज्यादा जाते थे, क्योंकि वहाँ ये एक ऐसा एवेन्यू है एडवर्टाइजिंग का, जहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो, आप टारगेटेड ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हो, और बहुत ही इकोनॉमिकल बजट के अंदर आप इस चीज को बहुत अच्छे से आप डिलीवर कर सकते हो। आपका जो मैसेज है आप इतने लोगों तक पहुंचा सकते हो विद मिनिमम बजट और अफोर्डेबल बजट कंपेयर टू अदर ऑप्शंस दैट वी हैव। सो वहां से थोड़ा मेरा डिजिटल का ओरिएंटेशन शुरू हुआ इन स्टार्टअप्स के साथ काम करते करते। तो वहां से वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ।
तो वो एक जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जहाँ से ये चीजें इग्नाइट हुई। फिर जैसे जैसे मेरे को एडवर्टाइजिंग में और इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं स्टार्टअप से निकल के मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैंने ज्वाइन किया। सो वहाँ मेरा बहुत सारा पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ओपन अप होते गया। सो आई started learning more about advertising, getting hands-on experience about working with brands, different scale, different industries. तो वो उस टाइम पे पर्सपेक्टिव मेरा ओपन अप कर दिया। सो यहाँ जब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी, वहां पे मैंने कुछ अच्छा 1.5 साल 2 साल तक मैंने जॉब किया, समझा इस ट्रेड को कैसे होता है। फिर मेरे को ऐसा लगा कि आई थिंक आई शुड बी एबल टू डू इट ऑन माई ओन। फिर वहां से मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी ड्रॉप करके मैंने अपना फ्रीलांसिंग किया, और फिर मैंने 2 साल अपने फ्रीलांसिंग करियर में भी डाले। एंड देन नाउ आई हैव अ टीम place and I can so scale it up in a way. So मेरा स्टूडेंट्स के लिए भी, मतलब जैसे स्टूडेंट्स के भी सवाल आते हैं कि आप को फ्रीलांस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज गोइंग टू बी माय एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी अच्छे एजेंसी के साथ अगर आप एसोसिएट होते हो तो आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाता है कि चीजें कैसे रोल आउट होती है, आप कैसे ब्रीफ को समझते हो, आप कैसे उस टीम को ब्रीफ पास ऑन करते हो, फिर कैसे एग्जीक्यूट करते हो। तो वो पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो जाता है। Working with an agency is one of a kind of an experience which opens up a lot of perspective for you. So वैसा ये जर्नी इस तरीके से रही है कि एक चीज आपको इंटरेस्टिंग, आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो आप उस जगह को पकड़ के रखें और उसमें आगे आप एक्सप्लोर करते रहें। जितना आप जिस पोजीशन में भी आप हैं, अगर आपके इंटरेस्ट को आप एक्सप्लोर और करते रहेंगे तो आई थिंक चीजें आपके लिए खुलती जाएगी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो कोको का मतलब क्या है? आई मीन कोको का नाम ही आपने ये सेलेक्ट क्यों किया? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन था क्या? है। सो मेरा एक अलग फैसिनेशन है मंकी के साथ। ठीक है, मुझे मंकीज बहुत पसंद है। और सो कोको एक ऐसी फीमेल मंकी थी जो बहुत ही इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट फीमेल गोरिल्लाज वाज एवर देयर। ठीक है, शी यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस। सो मेरे को वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो वहां से एक शुरुआत हुई, तो वहां से बहुत इंटरेस्टिंग था, कोको मेरे दिमाग में था। अगर आप कोको का एब्रिविएशन भी देखते हैं तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड इट्स वेरी नियर टू माय हार्ट। इट्स कीप ऑन कीपिंग ऑन। तो जैसे मैंने बताया ना कि आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप एक्सप्लोर करना कभी छोड़ नहीं सकते। आप एक्सप्लोर करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सो द एब्रिविएशन टू कोको, कीपिंग ऑन। Okay, that's interesting. That's very interesting. So, थैंक यू। आपकी अब तक की कंपनी में, या आपकी अब तक की, जब से आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, उस टाइम से लेके अब तक के जो भी अचीवमेंट्स या फेलियर रहे हैं आपके, वो कैसे रहे हैं? और क्या आप सिर्फ अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हो या फेलियर्स को भी एज अ सेलिब्रेशन देखते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, फेल हुए नेक्स्ट टाइम दोबारा से करेंगे? तो स्पेशली फेलियर को लेकर मैं ज्यादा जानना चाहूंगी, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो किसी चीज की तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो शुरुआती दौर में ही सक्सेस हाथ लग जाती है, और कईयों को होता है कि 10 साल लग जाते हैं कि सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो ये आप कैसे हैंडल करते हो? और जब आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो आप खुद को कैसे समझाते हो कि हाँ, ये चीज आप हैंडल कर सकते हो या नहीं हो रही है? उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हो? सो मैं अगर मेरा चैलेंजेस का मैं आपको अगर टाइमलाइन बताऊं ना, तो जैसे हम लोगों ने कोको रजिस्टर किया था 2019 दिसंबर में। ओके, तो वहां सिर्फ हमने 2 लोगों से शुरुआत कर, ठीक है, एक मैं और एक मेरे को फाउंडर ऋषि पुरोहित। तो वहां से जो शुरुआत, हम 2 जने आते थे, ऑफिस बैठते थे और हम लोग फिर टीम ढूंढने में लग जाते थे। ठीक है, तो अब जैसे आपको पता ही है कि 2020 में कोविड आ गया था मार्च में कोविड आ गया था। सो बाय द टाइम हमारी टीम बनने लगी और हमारे क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आने लगे, एकदम से कोविड आ गया
और कोविड इतना अनसर्टेनिटी लेके आया था अपने साथ कि बिल्कुल। क्लाइंट्स बैकआउट करने लग गए थे कि हमने जो इन 4 महीने हम लोगों ने क्लाइंट्स इकट्ठा करे तो वो थोड़े बैकआउट होने लगे थे, तो वो बहुत चैलेंजिंग पीरियड था हमारे लिए। तो कैसा है कि शुरुआती टाइम पे ही हमको ऐसा अनसर्टेनिटी हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बाकी अनसर्टेनिटी के लिए आप प्रिपेयर होते हो कि ठीक है, अगर हमको क्लाइंट्स नहीं मिले या हम परफॉर्म नहीं कर पाए या हम जैसा सोच रहे हैं वैसे कंपटीशन में हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीजों का तो हमने कोई बैकअप प्लान बना के सोच के रखा होता है। बट कोविड जैसे सिचुएशन के लिए हमारे पास कोई बैकअप प्लान कोई कभी काम नहीं आता है। सो शुरुआती टाइम में ही हम लोगों ने कोविड के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोगों ने देखे थे। एंड आप पिछले 2 साल तो वैसे ही वेव्स एंड अप्स एंड डाउन्स पे ही रहे हैं। सो इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस। बट आप जैसे पूछ रहे हो कि चैलेंजेस को मैं बहुत इनवाइट करती हूँ, ठीक है? तो मेरे मेरे लिए चैलेंजिंग चैलेंजिंग सिचुएशन में ही बेटर परफॉर्मेंस निकल के आती है, या आप कह लो कि तभी ज्यादा स्ट्रेस में ही ज्यादा दिमाग खुल जाता है कि जैसे एग्जाम के अगले दिन जो आप पढ़ लेते हो वो आप पूरा साल नहीं। फॉर मी द होल 2 years ऑफ माई जर्नी इज बिन दैट एग्जाम के पहले वाला दिन। सो पहले एंड वाली इट इज पढ़ाई। पहले वाली रात, ठीक है? तो वो वैसा ही रहा है, अभी तक भी वैसा ही रहा है। बट थैंकफुली अब एक मतलब ये इतने चैलेंजेस हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया, लेकिन हमारी टीम कभी गिव अप नहीं करती है किसी भी चीज में। सो माय टीम इज विद मी, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। सो आई थिंक सभी को इस तरह से रहना चाहिए कि वो कोई भी चैलेंज के लिए तैयार रहें, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिजाइन हो, या कोई भी फील्ड हो, हर चैलेंज कोई भी फील हो चाहिए। सो अब थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हम लोग अब थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कोमल कि जब आपने कंपनी शुरू की अपनी, तो उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट क्रिएशन, तमाम तरह की चीजें उसमें हैं। तो एज अ बिगिनर जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए इस चीज की? पहले तो जैसे जैसे मैं अपने साथ ही रिलेट करके मैं हर क्वेश्चन का जवाब मैं इसी तरीके से अपने साथ रिलेट करके देना चाहूंगी, क्योंकि दिस इज ऑल आई नो। ओके, इससे ज्यादा मतलब आई एम नॉट समबडी हु विल गिव यू परफेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन, यू नो व्हाट आई मीन। तो मेरा ऐसा कि जैसे आप शो के शुरुआत मैंने भी वैसे ही करा था कि आई वांटेड टू मेक माय कॉन्सेप्ट्स क्लियर फर्स्ट। तो वो जो एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट है वो और भी पीछे चले जाते हैं। डिजिटल के पहले एडवर्टाइजिंग के पहले मार्केटिंग, ठीक है? तो वहां से अगर उसकी शुरुआत करो तो वो एक राइट डायरेक्शन हो जाती है, विच वर्क फॉर मी, ठीक है? तो जैसे आपने मार्केटिंग का नॉलेज ले लिया, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मार्केटिंग करने के लिए एमबीए ही करो, आप सिर्फ अपने एक बेसिक्स क्लियर कर लो, क्योंकि वो फाउंडेशन है, ठीक है? तो वो फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, फिर आप थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग को एक्सप्लोर करो। एडवर्टाइजिंग का एक पार्ट है डिजिटल, बट एडवर्टाइजिंग एज अ होल इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन, राइट? फिर आप डिजिटल की ओर आपका ओरिएंटेशन है तो आप और डिजिटल में डीप में जाइए, और डिजिटल में भी अपने आप में भी बहुत वाइड सब्जेक्ट है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर जो कोई शुरुआत कर रहा है इसको परस्यू करने के लिए, तो आप पहले मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि वो आपका बेस बनेगा। फिर आप एडवर्टाइजिंग की तरफ डायरेक्शन में थोड़ा और इन डेप्थ जाइए, और फिर डिजिटल में आपको जो प्लेटफॉर्म्स है, जो टूल्स है, उसका अंडरस्टैंडिंग और वो सब कीजिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी स्केल के बिजनेस या किसी भी स्केल के ब्रांड को हैंडल करने के लिए। तो आई थिंक हमारे पास कुछ सवाल आने वाले हैं शायद। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप वो चैट बॉक्स में जरूर लिखें, तो कोमल से आपका जो भी सवाल होगा वो उनका आंसर जरूर देंगे। सो जब तक सवाल आता है किसी का, हम अपने सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। सो क्योंकि कोमल आपके पास अपनी खुद की कंपनी है, आप उसमें काम कर रहे हैं, आपके साथ अपनी खुद की एक टीम है, तो आप अपने हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग को कैसे देखते हो? मतलब आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आप उसे कैसे डिफाइन करते हो अपनी लैंग्वेज में?
ओके, सो मेरे लिए डिजिटल का जो वर्टिकल है एडवर्टाइजिंग में, वो उसके उसके दो पिलर्स है मेन। एक तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है, जो और कोई मीडियम नहीं दे सकता है। मतलब आप अगर किसी एक एरिया में होर्डिंग लगा दो तो वो एक एरिया के सभी लोग देखेंगे। बट अगर मुझे सिर्फ एक खिलौना बेचना है तो मुझे चाहिए कि सिर्फ वो खिलौना 1 से 3 साल के बच्चे के पेरेंट्स ही देखें। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो वो चीज जो टारगेटेड जो चीजें हैं ना, तो आप टारगेटेड लोगों तक ही आप बताइए। अगर मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है तो मुझे नहीं देखना है वो एड, मेरे लिए वो रेलेवेंट ही नहीं है, तो मैं अपना पैसा उधर क्यों लगाऊं जो ऑडियंस को उस चीज का जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज वन थिंग दैट डिजिटल कैन गिव इट टू यू। सेकेंडली, इकोनॉमी। आपका जो बजट कंस्ट्रेंट्स है, आप स्मॉल स्केल है या आप बिग स्केल है या आप किसी भी लेवल का ब्रांड होल्ड करते हैं, आप अपने ही बजट में आप क्या बेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो सिर्फ आपको डिजिटल दे सकता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड पावरफुल टूल टू मी, कि जैसे क्योंकि हर चीज हर ब्रांड के पास इतना ह्यूज बजट्स नहीं होते हैं कि जो हर बार टीवीसी कर सके, हर बार न्यूज़पेपर कर सके, हर बार होर्डिंग कर सके। बट एक स्मॉल स्केल ब्रांड को अगर ग्रो करना है तो वो शुरुआत से भी डिजिटल से भी कर सकता है और डिजिटल पे सरवाइव भी कर सकते हैं। देयर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ इट। सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी फैसिनेटिंग, कि इसमें करने को बहुत कुछ है और आप बहुत तरीके से, मतलब इसी डिजिटल के मीडियम से ही आप बहुत सारी चीजें क्रिएटिवली एक्सप्लोर कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। या सो जैसे कोमल आप अभी बता रहे थे कि अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर शुरू करना है तो उसे बेसिक चीजें समझनी चाहिए पहले। सो 100%। तो उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग अपने साथ क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? फिर से अगर मैं बेसिक से शुरुआत करूं तो जैसे हर एक ब्रांड का अपना एक ठीक है, तो वो आप जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दे रही हूँ कि टॉयज है, ठीक है, तो टॉयज के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि जो मेरा कंज्यूमर है वो तो 3 साल का बच्चा है, लेकिन जो मेरा कस्टमर है वो तो उसके पेरेंट्स है, क्योंकि उसके पेरेंट्स मेरे से खरीदने वाले हैं और वो बच्चा खेलने वाला है। सो अंडरस्टैंडिंग द डेमोग्राफिक्स अराउंड योर ब्रांड, दैट कम्स अंडर द बेसिक्स ऑफ इट, कि जो मार्केटिंग के बेसिक्स है, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्लेस क्या है, आपका प्राइस क्या है, तो आप प्रमोशंस कैसे कर रहे हो। सो देयर आर 4 P's, जो 4 P's के जो बेसिक जो मार्केटिंग में हमको सब्जेक्ट्स आते थे, तो हम उसके बेसिस पे फिर वही चीजें हम डिजिटल के लिए वो यूज करते हैं, कि आप अंडरस्टैंड आप समझो कि आपका टीजी क्या है और वो टीजी का बिहेवियर क्या है। सो अगेन behavioral organization is one another subject where you study behavior of your audience. Okay, so these are the subjects I was talking about, कि ये क्लियर हो जाएगा तो आप जब आप स्ट्रैटेजी बनाने बैठोगे डिजिटल का, तो आपको ये सारी चीजें आपको बेसिक से शुरू लगेगी, कि मैं अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन कैसे करूं, हाउ डू आई स्टार्ट माय प्रोसेस। सो वैसे कि आप अपनी ऑडियंस को समझे, उनके बिहेवियर को समझे, उनके पैटर्न को समझे, तो ये तो आपके ऑडियंस की साइड का हो गया। फिर आप अपने कस्टमर, आपके क्लाइंट साइड आप समझो कि वो ब्रांड कैसी बनाना चाहते हैं, वो ब्रांड को किस स्केल तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ब्रांड का स्टोरी क्या है, वो स्टोरी में अपने ऑडियंसेस तक कम्युनिकेट कर पा रहे हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। सो वो आपका कंटेंट स्ट्रेटजी बन गया। so that is how you so the story that you weave around your marketing strategy is combining these two aspects, कि आप अपनी ऑडियंस को भी समझ रहे हो और अपने ब्रांड की लैंग्वेज को भी समझ रहे हो, और ये ब्रांड की लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करके अपनी ऑडियंस के पास कैसे ले जा सकते हो। दैट इज द स्ट्रेटजी दैट you play a role. ट्रू। सो जैसे कोमल, कई लोग ऐसे होते हैं कि अचानक से किसी ने अपना फील्ड छोड़कर किसी ने कोई नई वेबसाइट शुरू की हो या न्यू कंपनी अपना नया स्टार्टअप शुरू किया हो,
तो हाँ अगर किसी ने न्यू वेबसाइट अपनी बनाई है तो सबसे पहले सब यही चाहते हैं ना कि उनकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी वेबसाइट पे विजिट करें। तो हाँ सबसे मोस्ट इफेक्टिव वेज क्या है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट को क्यों ओपन करे, या कैसे आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला सकते हो? तो इसमें दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। वो है एक तो आपका आइडिया, कि आपका आइडिया क्या है, कि अगर इसकी इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की जरूरत है मार्केट में, तो देन एक तो आपका वो सिक्योर हो गया। सेकंड इज योर कंटेंट, कि आपका कंटेंट कितना क्लियर, कितना एडुकेटिव और कितना एंटरटेनिंग है। सो एंटरटेनिंग तो बाद में आता है, पर पहले पहले तो कितना कम्युनिकेशन है, दूसरा कितना इंफॉर्मेटिव आपका कम्युनिकेशन है। ज्यादा यस। इंफॉर्मेशन भी ऑडियंस को नहीं चाहिए, और ऑडियंस को कम इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए कि वो लोग कंफ्यूज हो जाए, कि और भी सवाल रह जाए मन में। तो उनको एक बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए आपकी वेबसाइट से। सो कुछ क्वेश्चंस भी आ गए हैं, आप अपने आंसर को कंटिन्यू करने के बाद इन क्वेश्चंस के जवाब दे दें प्लीज, आप जो बता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो मैं वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर बात कर रही थी। या सो सो वंस योर वेबसाइट इज कंप्लीट, कि आपका इंफॉर्मेशन और ये सब परफेक्ट है, आपका कंटेंट इज बैलेंस्ड इनफ, उसके बाद आप जो एक्सरसाइज करते हो आपके वेबसाइट पे वो है सबसे पहले ब्लॉगिंग। ब्लॉग्स आप कितने इंफॉर्मेटिव, एडुकेटिव और एंटरटेनिंग आप रख सकते हो, वो एक बहुत अच्छा टूल है आपके वेबसाइट पे ज्यादा फुटफॉल लाने के लिए। सेकेंडली आपका कीवर्ड इंटीग्रेशन, आप क्या कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करते हो जो आपके आपके बिजनेस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके लोकेशन के हिसाब से, और जो भी सर्चेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉर सम टॉयज इन अहमदाबाद, तो वो मेरा एक लॉन्ग कीवर्ड हो गया। सो वैसे ही आपने क्या कीवर्ड शॉर्टलिस्ट किए हैं, आपने एसईओ के पीछे कितना बैकलिंकिंग किया है, आपका प्रोसेस जितना ऑर्गेनिक और जितना पावरफुल होगा, उतने ही आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक फुटफॉल्स आएंगे। सो देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट। एक है आपका ऑर्गेनिक फुटफॉल कितना आप ला पा रहे हैं, दूसरा आप है कि प्रमोशंस के थ्रू आप कितना फुटफॉल ला पा रहे हैं। सो देयर आर ये सारे गूगल के टूल करके आप फुटफॉल। ओके, सो हमारे पास अभी 3 क्वेश्चंस आए हैं, अमन गुप्ता, विशाल तिवारी एंड मोहित। सो सबसे पहले अमन गुप्ता का सवाल हम ले लेते हैं। अमन ने पूछा है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में फ्रेशर का क्या काम होता है? कोमल, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट आ रही है। ओके, सो हमारे पास अमन का सवाल था कि डिजिटल हाँ, मार्केटिंग कंपनीज में फ्रेशर्स का क्या काम होता है? फ्रेशर्स का, हाँ, सो जैसे हर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तो मिल जाती है, ठीक है। तो आप जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक ऐसा पोजीशन है कि जहाँ आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आप स्टडी करके और आप अपना इंटरेस्ट ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं, कि जैसे आपको कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ आइडियाज, आप बहुत अच्छे यू कैन ब्रिंग आइडियाज टू द टेबल, तो वो एक ऐसा ओपन पोजीशन है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इंटर्न्स ऐसे ऐसे लोग हैं जो टीम के साथ अच्छे से जेल हो जाते हैं, और टीम इज वेरी एक्साइटेड टू invite you and teach you and make you understand every aspect of different positions, right? So आप शुरुआत इंटर्नशिप से कर सकते हैं, और डिजिटल एजेंसी में इंटर्नशिप्स हमेशा ओपन रहती है। Yeah. तो आप किसी भी अच्छी एजेंसी जो भी आप जिनको फॉलो करते हैं या जो आपके एक्सेस में है, आप उनसे इंटर्नशिप के लिए बात कर सकते हैं, इंटर्नशिप से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर आप कॉल ले सकते हैं कि आपको कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको आइडिएशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, स्ट्रैटेजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस तरीके से आप पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक अमन, आपका डाउट क्लियर हो गया हो, और नहीं भी हुआ तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल का। आई थिंक विशाल ने पूछा है, ऑर्गेनिक लीड कैसे करें इंस्टा पर? ऑर्गेनिक कंटेंट, दिस इज योर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल टूल,
कि आप कंटेंट कितना, जो आपकी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है, जिस टाइप का कंटेंट आपकी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है, शेयरेबल कंटेंट, शेयरेबल कंटेंट जितना आपका बनेगा उतना ही आपका सो टू से वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, क्योंकि अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो इट इज माई वर्ड ऑफ माउथ फॉर योर ब्रांड ऑनलाइन, so beautiful thing. So content, go for content, powerful content होगा, entertaining content होगा, fun content होगा, तो I think that will get you more organic leads. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोहित का। उन्होंने पूछा है कि प्लीज आस्क टू कोमल कि हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड हाउ वी गेट फर्स्ट 100 क्लाइंट्स इन अर्लियर स्टेज। हाँ, सो इसमें नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे अवेलेबल है, जैसे BNI है। तो अगर आपके सिटी में BNI जैसा कोई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिजनेस नेटवर्किंग कर सकते हो, तो जितना आप नेटवर्किंग करेंगे उतना ही आप लोगों से मिलेंगे और उतने ही लोगों को आप पिच कर पाएंगे। और अगर दूसरा एक तरीका ऐसा है कि आप शॉर्टलिस्ट कीजिए कि आपको किन बिजनेसेस और किन ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं कि मुझे अगर FMCG बहुत एक्साइट करता है, जो FMCG ब्रांड्स होती है जैसे पेप्सी, कोला, फ्रूटी, जैसे FMCG ब्रांड्स अगर मुझे बहुत एक्साइट करती है, तो मैं एक ऐसा लिस्ट बनाऊं कि शुरुआत अगर मैं लोकल ब्रांड से करूं। अगर आपको शुरुआती टाइम पे अगर आपको लोकल ब्रांड्स का लिस्ट बनाना है कि जैसे अहमदाबाद में बालाजी बहुत फेमस है, बालाजी है, सम्राट है, तो ये सारी चीजें क्या है कि वहां से शुरुआत करो कि आपके एक्सेस में या आपके लोकेलिटी में कौन सी ऐसी ब्रांड है जो आपको बहुत एक्साइट करती है, आप उनका लिस्ट बनाइए और आप उन तक पहुंचने का एक जरिया ढूंढिए। आपको वेबसाइट से उनका ईमेल मिल जाता है, फोन नंबर मिल जाता है, get on a call, arrange for a meeting and pitch. नाइस। सो आई थिंक मोहित का डाउट क्लियर हो गया हो, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप दोबारा पूछ सकते हैं। अमन और सवाल आया है, उन्होंने पूछा है हाउ टू मेक योर FB पेज पॉपुलर एंड अर्न थ्रू इट। And earn through it with brand collaborations. So if you are talking about individual brand presence, तो वो FB तक ही सीमित नहीं है, वो FB है, इंस्टा है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपना पर्सनल ब्रांड बहुत, इवन फॉर दैट मैटर लिंक्डइन ऑल्सो, तो आप अपना पर्सनल ब्रांड अगर जितना स्ट्रांग बनाएंगे, आप अपनी एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे। जैसे आपको ऑटोमोबाइल में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप ऑटोमोबाइल के रिलेटेड आप कंटेंट बनाएंगे, तो उसी सेगमेंट को लेके आप बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं और उनके साथ ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो जिसके थ्रू they can appoint you as a brand collaborator and they will pay you whatever you decide. So brand collaboration एक बहुत अच्छा जरिया है अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जो बहुत ब्रांड कोलैबोरेशन करते हैं। सो आप अपना नीश एक ढूंढिए, आप अपना एक ऐसा एक ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आप बहुत बात करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। सो दैट इज योर सब्जेक्ट, okay, and you explore brands around that subject and go for brand collaboration. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी ने पूछा, मुझे उनका नाम विजिबल नहीं हो रहा है, आई थिंक विशाल तिवारी है शायद उनका नाम। विशाल तिवारी ने पूछा है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू करें। जैसे मैंने बताया ना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, अफिलिएशन, ब्रांड अफिलिएशन यही होता है कि आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग है, आप उनके साथ कोलैबोरेट करिए। सो इसमें you have to understand what is the objective of affiliate marketing. तो जैसे ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपको स्टोरी स्टोरी वीव करनी है वो कैंपेन के अराउंड पे। तो वो स्टोरी से वो आइडिया अगर शुरू हो रहा है और उसके रिलेटेड आपको जो राइट कैंडिडेट्स हैं या राइट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको सिलेक्ट करने होंगे, और अगर वो पैन इंडिया है या वो एक सिटी स्पेसिफिक है वो आपको जॉट डाउन करना रहेगा, and then you can go about it by approaching them and by negotiating with them.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नीतीश का है। उन्होंने पूछा है, व्हाट इज लीड जनरेशन इन डिजिटल मार्केटिंग? इज इट सेम विच अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूट डू इन अ कंपनी? नॉट सेम एंटायरली, ठीक है। लीड जनरेशन में कैसा होता है कि जैसे हम प्रमोशंस रन करते हैं, ठीक है, एफबी हो गया, इंस्टा हो गया, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, गूगल प्लेटफॉर्म हो गया। तो आप जब प्रमोशन रन करते हैं तो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट करने होते हैं। तो आपको सिर्फ अगर अवेयरनेस के लिए करना है या आपको लीड जनरेशन के लिए करना है। तो लीड जनरेशन का जो स्पेसिफिक एड होता है, तो वो एड पे जैसे एज एन ऑडियंस अगर मैं आपको वो एड शो करता है आपके प्रोफाइल पे, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन उधर लीड फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हो। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते जाती है इंटरेस्टेड लोगों की। ये ज्यादातर हाई टिकट साइज प्रोडक्ट होती है या सर्विसेज होती है, उनमें ज्यादातर यूज हुआ जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल का एग्जांपल मैंने बताया, तो जैसे ऑटोमोबाइल है, इफ आई रन एड फॉर से BMW कार, ठीक है, तो उसमें मुझे लीड जनरेशन का लीड फॉर्म मिलेगा, जिसमें इंटरेस्टेड ऑडियंस अपना इंफॉर्मेशन फिल आउट करके मुझे देगी, और वो इंफॉर्मेशन मेरी कॉल सेंटर टीम या बैक एंड टीम जो है वो प्रोसेस करेगी by calling them and approaching them. So this is the lead generation form. या सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुश राणा का। उन्होंने पूछा है कि मैम, हम अपना कंटेंट अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं जिससे यूजर ज्यादा अट्रैक्ट हो, ट्रैफिक इंक्रीज हो साइट पर? तो जैसे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी जो इसमें ज्यादा आपको हेल्प करेगी, वो है ट्रेंड्स पे एक नजर रखना, ठीक है। आप देखो कि अभी ट्रेंड क्या कर रहा है, ठीक है। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेंड पे ही डिपेंडेंट रहना इज वन थिंग टू गो अबाउट इट, बट जो भी ट्रेंड करता है ना, अगर आप उसके साथ अगर आप कुछ उसके अराउंड आप कुछ करते हो, जैसे मीम्स है, ठीक है, मीम्स बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेंड होते हैं। अभी रील्स हैं, तो रील्स बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेंड होते हैं। वन पर्टिकुलर थिंग गेट्स वेरी वायरल, ओके, एंड पीपल स्टार्ट मेकिंग थिंग्स अराउंड इट, द सब्जेक्ट दैट इज अभी जो वायरल चल रहा है उस सब्जेक्ट के अराउंड बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं। सो दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट, कीपिंग योर कंटेंट इंटरेस्टिंग इन अ वे where you are giving your audience what they want, ठीक है। कि अगर मुझे मीम्स चाहिए तो आप मुझे मीम्स दे रहे हो तो मैं एंटरटेन हो रही हूँ, मुझे अगर रील्स चाहिए आप मुझे रील्स दे रहे हो तो मैं एंटरटेन हो रही हूँ। सो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपके ऑडियंस को क्या चाहिए, और आप उनको उन्हीं के एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे डिलीवर कर पा रहे हो उन तक। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, अभी शार्क टैंक इंडिया जो शो आया था, उसके अराउंड बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक के आसपास मीम्स के जरिए या स्पूफ्स के जरिए ऐसे वीडियोस बना के और वो करके, तो उनमें बहुत सारी एंगेजमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा कोई चीज है जो ऑडियंस पसंद कर रही है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो ऑडियंस जिससे बात कर रही है, आप उस बारे में अगर बात करें या उसके अराउंड आप अपना कंटेंट डिजाइन करें, तो हो सकता है आपके पास ऑडियंस आपके प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो जाए। एंड दैट कैन बी योर one way to get audience on your platform and then keep them engaged with your own content strategy. You know what I'm saying? Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहित का है। मोहित ने पूछा है, बेस्ट सोर्स ऑफ लीड जनरेशन फॉर सेलिंग द कोर्सेस? Selling the कोर्सेस? courses. Google PPC is one effective tool. Apart from that, FB and Instagram can never go wrong. If you are selling courses, your audience will be in a age group where they are already working professionals or they are students. So anywhere between 18 to 25 or 30, let's say. तो ये जो 15 to 30 की जो ऑडियंस है, वो ज्यादा एक्टिव कौन से प्लेटफॉर्म पे है? तो which is on Instagram पे सबसे ज्यादा एक्टिव ऑडियंस है अभी। फिर आ गया आपका फेसबुक और फिर आपका गूगल PPC। सो ये सारे टूल्स तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका कोर्स क्या है। लेट्स से आपका कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरी ऑडियंस क्या होगी? या तो वो स्टूडेंट्स होंगे या तो वो यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे।
तो उनका एज ग्रुप मेरा क्या पड़ता है 15 to 30, तो वो ऑडियंस मेरे को कहाँ मिलेगी? इंस्टाग्राम पे. So that is how you approach it. नितेश का एक और सवाल है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीड जनरेशन एंड लीड कन्वर्जन ऑफ अ प्रोजेक्ट? ओके, सो एक एग्जांपल देती हूँ मैं. जैसे मेरा बजट है 100 रुपीज. ओके, नाउ आई गिव माय 100 रुपीज टू अ सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड आई गिव माय 100 रुपीज टू अ डिजिटल मार्केटर. ठीक है, तो मैंने अगर वो 100 रुपीज डिजिटल मार्केटर को दिया है, वो लीड जनरेट करके मुझे दे देगा. वो 100 रुपए में मुझे 10 लीड निकाल के देगा. और मेरा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो 100 रुपए में मुझे एक लीड ला के देगा, या फिर वो एक मीटिंग अरेंज करवा के दे रहा है और वो ही उसी कस्टमर से वो आइटम परचेज करवा रहा है. ठीक है, एंड यहाँ जो मैं 10 लीड्स जो मुझे डिजिटल मार्केटर से मिली है, वो मैंने प्रोसेस करके उसमें से 5 लोगों को वो आइटम बेच दिया. ठीक है, so what a digital marketer gives you is the lead, is the contact information or information for your interested audiences. ठीक है, तो वो मैंने आपको लीड इंफॉर्मेशन दे दिया, वो मैंने आपको लीड सबमिट कर दी. फिर आप वो लीड को प्रोसेस करके आप जितना कन्वर्जन कर पा रहे हो, वो आपका लीड कन्वर्जन हो गया. Okay. So that is the difference. So कोमल, मेरा एक सवाल ये था कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में इतना फोकस करना क्यों जरूरी है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सी चीजें हैं, सोशल मीडिया है, कंटेंट क्रिएशन है, एडवर्टाइजिंग है, ये सारी चीजें. तो इन सब पे फोकस करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? मतलब एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने से रिलेटेड कुछ चीज डाल रहे हो, तो इन सबको एक साथ लेके चलना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आपकी ऑडियंस डिवाइडेड है. ठीक है, कि आपको जो अटेंशन, जिन ऑडियंस का अटेंशन आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जरूरी नहीं है वही सेम ऑडियंस का अटेंशन आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंस्टाग्राम पे कुछ पब्लिश कर रही हूँ, तो हो सकता है यंग ऑडियंस ज्यादा मेरी कम्युनिकेशन इंस्टाग्राम पे देखेगी. और यही सेम चीज अगर मैं एफबी पे पब्लिश कर रही हूँ, तो हो सकता है कि 40+ वाली ऑडियंस है, या ऐसी ऑडियंस है जो एक एज, मेरे यंग एज ग्रुप से थोड़ी आगे है, 40+ और 50+, ऐसी ऑडियंसेस वहां पे मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. सो बैलेंस करने के लिए कि आप हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट रहेंगे, तो आपका ब्रांड अवेयरनेस उतना ही बढ़ जाएगा. सो इट विल बी बैलेंस बिटवीन अमंग ऑल द प्लेटफॉर्म्स. तो आप एक एज ग्रुप को यहाँ अगर आप शोकेस कर रहे हैं, तो आप दूसरे एज ग्रुप को वहां केटर कर रहे हैं. तो इस तरीके से अगर आपका मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपका प्रेजेंस रहेगा, तो दैट विल हेल्प यू ब्रिंग इन कोलैबोरेशन, ब्रिंग इन मोर ऑडियंसेस टू सी योर कम्युनिकेशन. एंड सेकेंडली, ब्रांड अवेयरनेस, के जितना ब्रांड प्रेजेंस हो गया, एक ब्रांड अवेयरनेस हो गया, कि जरूरी नहीं है कि जो बंदा एफबी पे है वो बंदा इंस्टाग्राम पे है. वो एज ग्रुप कैटेगरी में ना भी फॉल करता हो, जिनको आपको टारगेट करना है वो शायद एक प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं. सो हैविंग multiple avenues and building presence on multiple social media platforms bring in more checkpoints for you, कि आपका अलग अलग जगह पे ब्रांड प्रेजेंस बिल्ड हो रहा है और आपकी अलग अलग ऑडियंसेस को वो केटर कर रहा है. सो मेरे पास एक और क्वेश्चन है चाहत शर्मा का. उन्होंने पूछा है हाउ टू बिल्ड ई कॉमर्स बिजनेस. ई कॉमर्स बिजनेस, तो ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको ई कॉमर्स वेबसाइट, एक बढ़िया वेबसाइट होना बहुत जरूरी है. अगर आप ज्वेलरी बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपको ई कॉमर्स इंटीग्रेट करना है. एंड देन यू हैव टू ब्रिंग इन मोर ऑडियंस हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट. लेट्स से ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी में आप मेंस को इतना टारगेट नहीं करेंगे, हालांकि मेंस भी खरीदते हैं अपने गर्लफ्रेंड्स और अपनी वाइफ्स के लिए, but the main focus should be on women, attracting more and more women of for your particular jewelry brand. So
तो ई कॉमर्स के लिए सबसे मेन मैंडेट है कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, और फिर आपका जो सब्जेक्ट है, लेट्स से अगर वो ज्वेलरी है तो वो ज्वेलरी को आप कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लोर कर सकते हैं उस तरीके से। जैसे कैरेट लेन है, एक एवरीडे ज्वेलरी वेयर ब्रांड है कैरेट लेन। सो वो किस तरीके से, सो एक एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, कि आपको किस किस लेवल पे आप अपने ब्रांड को पुट कर रहे हो। इज इट अ लग्जरी ब्रांड, इज इट अ अफोर्डेबल ब्रांड, or is it a very accessible brand? What level of category you want to put your brand into, so that is more important. फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो कंटेंट स्ट्रेटजी है या जो प्रमोशनल स्ट्रेटजी है, आप उस तरीके से उस स्ट्रेटजी को अप्रोच कीजिए कि आपको ये कैटेगरी में केटर करना है, तो आपको ये चीजें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। तो आप अगर कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जिस तरीके की ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो आपके अराउंड वो सारी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उनसे आप क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। So I think that is very important, and to keep a check, what are your competitors doing? What are they doing apart from what you are doing? या सो कोमल, मेरा एक क्वेश्चन ये था आपसे कि डिजिटल मार्केटिंग अचानक से एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बन गया ऑफलाइन मार्केटिंग से? इसकी भी जैसे एवोल्यूशन होता है, इट इज a digital evolution, so to say. People need something new, people need something exciting every day. ठीक है, अब जैसे हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सालों में मेटावर्स इज गोइंग टू बी अ बिग एडिशन टू द डिजिटल फ्रंट, right? So every time and again you will see evolution happening, with everything around you. तो जैसे अगर एडवर्टाइजिंग की बात करूँ तो एक पोस्टर से शुरुआत होते होते रेडियो से फिर टेलीविजन से फिर न्यूज़पेपर से फिर होर्डिंग, it has times of change, and your means and ways of change. So digital is adding a new wave to it, right? एंड एज आई सेड अर्लियर बिफोर कि इसमें क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इतना है, क्योंकि आपको एनालिटिक्स इतना मिल रहा है जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिल रहा था अब तक। कि आप न्यूज़पेपर में एक ऐड दे रहे हो, लेकिन कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, उसका कोई डेटा आपके पास आता ही नहीं है कभी भी, कि कितने लोगों ने मेरी ऐड देखी और कितने लोगों ने वो ऐड देख के मेरी वेबसाइट पे विजिट किया, वो कभी डेटा नहीं मिलता आपको। बट विद डिजिटल आप एक 100 रुपए भी अगर आप एड प्रमोट करते हो, तो आपको एक एनालिटिक्स मिलता है कि ये 100 रुपए में आपके कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, कितने लोगों ने इंटरैक्ट किया उस एड के साथ। तो आपको पूरा डेटा मिल जाता है, एंड इट इज वेरी अफोर्डेबल। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज बिकम फेवरेट ऑफ ऑल। ठीक है, कि आज एक छोटे से छोटा ब्रांड भी अपना प्रमोशन कर सकता है, और वो एक्सपेक्ट कर सकता है बिजनेस आउट ऑफ इट। ही कैन एक्सपेक्ट बिजनेस आउट ऑफ इट, ही कैन एक्सपेक्ट सेल्स आउट ऑफ इट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, एंड इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू एक्सप्लोर। एक छोटे से छोटा बिजनेस भी डिजिटल एक्सप्लोर कर सकता है, एंड बिग ब्रांड्स कैन डू वंडर्स विद इट। सो किसी का हमारे पास सवाल है, प्रिंस कुमार का। उन्होंने पूछा है, व्हाई वी नीड साइट मैप इन वेबसाइट? why we need साइट मैप इन वेबसाइट? it is to do with analytics. The more you understand the analytics of website, what is going wrong and what is going right, I think the more better you can do with your content strategy, your promotion strategy. So as I said, ke analytics ko, once you start promoting, if you are promoting for the first time, it is very important for you to understand कि आपको response कैसा मिल सकता है, and with analysis you can make sure कि आप जब next time आप कर रहे हो तो you can deliver better results. So that is what it is. Yeah. So संजीव सिंह का एक हमारे पास सवाल है। उन्होंने पूछा है, is it possible to launch our own product on e-commerce like Amazon or Flipkart? Yes, it is possible. तो Amazon और Flipkart के अपने मर्चेंट अकाउंट्स होते हैं,
आप अपना प्रोडक्ट, और काफी सारे मतलब जैसे अमेजोन पे तो दे हैव मर्चेंट अकाउंट फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस एज वेल, कि जहाँ पे हमारे राजस्थान के जो आर्टिशंस हैं जो एकदम कल्चरली रिच प्रोडक्ट्स बनाते हैं, so they have started supporting, Amazon have started supporting such artisans as well. तो वहाँ आप उनका प्रोसेस फॉलो करके यू कैन पुट आउट योर प्रोडक्ट ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट वेरी इजीली. आपको उनकी वेबसाइट पे ही मर्चेंट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है. यू कैन रीड अबाउट इट एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ टू सेल योर प्रोडक्ट्स. एक हमारे पास एक और सवाल है, सईद अजीम का सवाल है. उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ फॉर बिगिनर्स? Depends on what position you choose for yourself, like what expertise you bring on table. Okay, so digital एक ऐसा open, it is very open. अगर मैं basic की बात करूँ तो वो basic तो internship, paid internships जो होती है वो 5,000 से शुरू होती है, 3,000 5,000 से internship शुरू होती है. But if you say copywriters है या designers है, उनकी salary में बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि डिजाइनर एक अपना एक्सपर्टीज लेके आते हैं. अगेन डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दे ब्रिंग इन. तो उधर आप जो भी आप स्ट्रीम अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हो, आप कंटेंट में आगे जाना चाह रहे हो या आप मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर के पोजीशन पे आप जाना चाह रहे हो, तो वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर रहे हो एंड अगेन व्हाट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज यू ब्रिंग इन. सो अगर मेरे पास एक बहुत शार्प और अच्छा यंग प्रोफेशनल है जो शुरुआत कर रहा है, आई थिंक इफ उसका कैलिबर ऐसा है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छे आइडियाज, पाथ ब्रेकिंग आइडियाज अगर वो निकाल सकते हैं, तो आई थिंक वो उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशन हो जाता है टू नेगोशिएट अबाउट द सैलरी. बट स्टार्टिंग सैलरी की बात करो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15,000 अ मंथ फॉर अ फ्रेशर अप्रोक्सीमेटली. या ओके, सो अब एक लास्ट क्वेश्चन अब हम और लेंगे. मोहित ने पूछा है पर्सनल ब्रांड और अपना बिजनेस ब्रांड दोनों को अलग अलग कैसे बिल्डअप करें? हाँ, सो इसमें जैसे मैंने बताया कि हर ब्रांड के साथ एक इमोशन अटैच हुआ है, तो वैसे हर इंडिविजुअल के साथ भी एक थॉट प्रोसेस अटैच्ड है, राइट? कि अगर जैसे मैं शामली, मैं तुम्हारा बात करूं, so you are a very bubbly, you are very talkative and you are very free of all the bias is what I see of you, right? तो आप अगर अपना पर्सनल ब्रांड अगर बनाएंगे तो आप अपने थॉट्स को उस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे जिस तरीके से आप सोचती हैं या जिस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ बात करती हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो वो आपका पर्सनल ब्रांड आप ही की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा. और जो ब्रांड की जो मैं बात कर रही हूँ, तो वो ब्रांड की पर्सनालिटी को डिपिक्ट करना चाहिए. तो दैट्स हाउ यू शुड बी एबल टू कीप बोथ द थिंग्स डिफरेंटली. एक जो है वो आपकी पर्सनालिटी शो कर रहा है और एक दूसरा जो आपने ब्रांड के लिए एक पर्सनालिटी सोच के रखी है वो उसकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट कर रहा है. सो आई थिंक जिनके भी सवाल थे उन सबका डाउट क्लियर हुआ हो. सो थैंक यू सो मच कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए. आई थिंक आपको मजा आया. थैंक यू सो मच. स्टूडेंट्स जो हमारे साथ बहुत जुड़े मजा आया मुझे. उनके भी क्वेश्चंस क्लियर किए हों. और अगर आप जाने से पहले अगर एडवाइस स्टूडेंट्स को देना चाहें तो प्लीज गो अहेड. बिल्कुल, बिल्कुल. मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप प्लीज़ कोको कम्युनिकेशन का पेज चेकआउट कीजिए, फॉलो कीजिए. और दूसरी बात ये है कि आप अगर कोको कम्युनिकेशन के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो आप डीएम कर सकते हैं हमें, ठीक है? मैं ऐसा मेरे को बहुत सारी और भी बातें जो है, अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है या पर्सनली कुछ डिस्कस करना है, तो आई एम ओपन फॉर हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ यू ऑल separately also out of this conversation. तो वो हम कर सकते हैं. You can reach me out at Coco Communications page. आप अपनी inquiries लिख के भेजिए. I would love to interact with you in detail if you want. एक वो है. फिर दूसरा, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप internships करना चाहते हैं हमारे साथ, so you can again send us your resume and send us your inquiries at our pages, or you can write it through our email.
You can visit the website and you can put forward your resumes as well. I'd love to interact with you guys, and I'd love to see some of you liking the page and liking the work that we do. या सो कोमल, आप अपना ईमेल आईडी जरूर शेयर कर दें सबके साथ, ताकि अगर कोई रिज्यूम भेजना चाहे तो वो जरूर भेज दें। चैट बॉक्स में लिख दूं? या श्योर। ओके। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस ईमेल आईडी को अपने पास सेव रखें, और जो भी कोमल से जुड़ना चाहता है वो जरूर जुड़े, और अपने क्वेश्चंस पर्सनली भी अगर कोई डाउट्स हो तो वो जरूर कोमल से पूछ सकते हैं। और जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। लिंक बिल्कुल में है, आप प्लीज अपना एक पॉजिटिव फीडबैक हमें जरूर दें। आई होप मैंने किसी को कंफ्यूज नहीं किया है, और सबके इंक्वायरीज को मैंने बहुत हैंडल किया है अच्छे से। आई होप, बस मेरा यही है कि मैं अगर समझा नहीं पाई हूँ तो कम से कम मैंने कंफ्यूज तो नहीं किया किसी को। आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, बट थैंक यू सो मच कोमल जुड़ने के लिए हम लोगों के साथ, और अपने आइडियाज एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आगे कभी दोबारा आपसे हम जुड़े और फिर दोबारा कभी ऐसी कोई चिट चैट हो और किसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें। 100% आई वुड लव टू बी। आई एम वेरी मेरे को बहुत मजा आया यहाँ पे आके और आपसे बात करके। मेरी भी सारी मेमोरीज में रिलीव करने का मेरे को मौका मिला। I think it's great. You guys are doing great work. Thank you so much, Komal. Thank you. Bye bye.